ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व चेयरमैन सैम पित्रोदा के बयान पर राजनीतिक घमासान जारी है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाद में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को सैम पित्रोदा के बयान को लेकर माफी मांगने को कहा। दरअसल सैम पित्रोदा ने एक निजी इंटरव्यू के दरमियान रंग भेद को लेकर भारत के अलग अलग हिस्सों को लेकर एक विवादित बयान दिया था। सैम पित्रोदा के मुताबिक उत्तर भारत के लोगों की तुलना गोरों, दक्षिण भारत में रहने वालों की तुलना अफ्रीकन और पूर्व में रहने वालों की तुलना चीन से की थी। सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद काफी बवाल मचा हुआ है। पहले उन्हें इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पद से इस्तीफा देना पड़ा और फिर उनके बयानों से कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी कि सैम पित्रोदा का वो इंटरव्यू उनका निजी था, उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार और अपने भाई राहुल गांधी के चुनाव प्रचार के लिए प्रियंका गांधी लगातार नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। नुक्कड़ सभाओं का आज दूसरा दिन है और आज भी प्रियंका गांधी तमाम गांव गलियारों और खेत खलिहान में लगातार लोगों से मिलकर के चुनाव प्रचार कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने आज अपने इस अभियान की शुरुआत शहीद स्मारक पहुंच करके की। शहीद स्मारक वो स्थल है जहां पर आज़ादी से पहले यानी ब्रिटिश हुकूमत में अंग्रेजों ने किसानों पर गोलियां चलाई थी। कहा गया था इसमें सैकड़ों किसान मारे गए और इस शहीद स्मारक का निर्माण भी राजीव गांधी जो उस वक्त प्रधानमंत्री थे उनके द्वारा किया गया था। अमेठी और रायबरेली से एक खास रिश्ता जो इस शहीद स्मारक से जुड़ा हुआ है, वहां पर पहुंच करके प्रियंका गांधी ने सबसे पहले पुष्प अर्पित किए। उसके बाद उन्होंने अपने आज के प्रचार अभियान की शुरुआत की। प्रचार अभियान के दौरान वो तमाम अलग अलग जगहों पर, चाहे वो गांव के इलाके हों चाहे वो शहरी इलाके हों, वहां पर छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं करके लोगों को इंडिया गठबंधन के पक्ष में, राहुल गांधी के पक्ष में वोट देने की अपील की। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, रायबरेली, न्यूज़ 24। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज लखनऊ में चौथे और पांचवें चरण के चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने वाले हैं। पार्टी से मिली जानकारी के मुताबिक शाम करीब 4:30 बजे प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आयोजित चौथे और पांचवें चरण के लोकसभा क्षेत्रों के विधानसभा सदस्यों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक करेंगे। शाम 5:30 बजे लखनऊ क्लस्टर के तहत लोकसभा क्षेत्र लखनऊ, उन्नाव, मोहनलालगंज और रायबरेली के लोकसभा संयोजकों, प्रभारियों, विधानसभा संयोजकों व प्रभारियों, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक में शामिल होंगे। इसके बाद जेपी नड्डा देर रात 8 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जेपी नड्डा के साथ इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी के सभी बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और उसके आसपास पांचवें चरण यानी 20 मई को चुनाव होने हैं। इस बीच खबर ये है कि 17 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के साथ मंच साझा करने वाले हैं। इसके लिए एमएनएस ने शिवाजी पार्क मैदान को बुक कराया है। यहीं पर दोनों नेता लोगों को संबोधित करेंगे। इस रैली पर इसलिए भी नजर है क्योंकि मुंबई के अगर चुनाव की बात करें तो मुंबई में महाविकास आघाड़ी, खास तौर पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस चुनाव को गुजरात बनाम महाराष्ट्र बना रही है। ऐसे में बीजेपी को यहाँ पर राज ठाकरे की सख्त जरूरत है। राज ठाकरे ने पहले ही कहा था कि इस बार उनकी पार्टी से कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा और इस बार वो बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। इस रैली पर सभी की नजर है। राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। आगामी 12 मई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना की सड़कों पर रोड शो करने वाले हैं। यह पहला मौका होगा जब देश का कोई प्रधानमंत्री पटना की सड़कों पर रोड शो करेंगे। कुल 3 किलोमीटर का यह रोड शो होगा जिसके लिए बीजेपी ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। करीब 50 जगहों से ज्यादा व्यवस्था किया गया है जहां पर फूलों की वर्षा प्रधानमंत्री पर किया जाएगा। इसके अलावा सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है और 1000 से ज्यादा पुलिस की संख्या वहां पर यानी रोड शो में मौजूद रहेगी। पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री भले ही बिहार में रोड शो करे या फिर एयर शो करे, लेकिन मैं तेजस्वी यादव राज्य में जॉब शो करूंगा। मेरे लिए राज्य में या पूरे देश भर में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वह बेरोजगारी और महंगाई को लेकर है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। देश में जारी लोकसभा चुनाव के बीच शरद पवार ने बड़ा बयान दिया है।
शरद पवार ने कहा है कि आने वाले समय में कुछ क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस में विलीन हो जाएंगी या फिर और अधिक मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ जुड़ेंगी। उन्होंने कहा कि हमारे और कांग्रेस की विचारधारा में ज़्यादा फर्क नहीं है, हम लोग गांधी और नेहरू की सोच को मानने वाले लोग हैं। पवार ने यह बयान एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में कही थी। पवार के बयान पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी और उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना कांग्रेस में विलीन हो जाएगी। फडणवीस ने कहा कि शरद पवार यह संकेत दे रहे हैं कि उनके पास जो भी बची कुची एनसीपी है वो लोकसभा चुनाव के बाद उसे कांग्रेस के साथ विलीन कर देंगे। इतना ही नहीं, फडणवीस ने आगे यह भी कहा कि शरद पवार इसके पहले भी उन्होंने कई पार्टियां बनाई और कांग्रेस के साथ जुड़े। कैमरामैन विनोद के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। 2024 के बारामती लोकसभा क्षेत्र में 2019 के मुकाबले 2% कम वोटिंग हुई है। ये वोटिंग कम होने से अजित पवार काफी नाराज हो चुके हैं। बताया जाता है कि महायुति की बैठक में अजित पवार ने यहाँ तक कह दिया कि अगर मुझसे बारामती के बारे में कोई पूछेगा तो मैं बता दूंगा ये चंद्रकांत पाटिल के बयान की वजह से हुआ है। दरअसल चंद्रकांत पाटिल ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दरमियान महायुति की बारामती में बैठक ली थी। इस बैठक में उन्होंने कहा था कि मुझे बारामती से शरद पवार को और उसकी राजनीति को खत्म करना है, जिससे बारामती की जनता वहां पर काफी नाराज हो गई थी। अब 2% कम वोट पड़ने से अजित पवार हो या फिर उनके समर्थक हो, उनकी दिलों की धड़कनें वहां पर तेज हो चुकी है। दरअसल चंद्रकांत पाटिल के बयान से सिर्फ बारामती में नहीं बल्कि अगल बगल के चुनाव क्षेत्रों में इस बयान से नाराजगी देखने को मिली थी। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। देश की हॉट सीट बन चुकी मंडी से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। वहीं कांगड़ा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार आनंद शर्मा ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया है। इस दौरान कांग्रेस ने दोनों जगह शक्ति प्रदर्शन किया। विक्रमादित्य सिंह और आनंद शर्मा के नॉमिनेशन के दौरान प्रदेश कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सहित कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान राजीव शुक्ला ने कहा कि विक्रमादित्य सिंह कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे, वहीं आनंद शर्मा की भी रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि उन्हें हर जगह जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना मनोरंजन की राजनीति करती है, इसके डायरेक्टर जयराम ठाकुर है। यह स्क्रिप्टेड पिक्चर 4 जून को बॉक्स ऑफिस में पिटनी तय है। राजेश शर्मा, मंडी, न्यूज़ 24। हरियाणा में राजनीति बड़ी तेजी के साथ बदल रही है और यही कारण है कि चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो या फिर नायब सिंह सैनी हो या फिर दुष्यंत चौटाला हो, वार प्रत्यारोपों का दौर लगातार ही जारी है। और इसी के चलते जिस तरह से 3 आज़ाद विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस लिया और कांग्रेस को समर्थन दिया, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो तेवर थे वो काफ़ी सख्त हो चुके थे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों चाहते हैं कि प्रदेश में इस समय राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, क्योंकि सरकार अल्पमत में आ चुकी है। और वहीं पर दुष्यंत चौटाला ने भी एक पत्र हरियाणा के गवर्नर को लिखा है, जिसमें कहा गया कि गवर्नर हरियाणा विधानसभा का सत्र बुलाकर हरियाणा सरकार को फ्लोट है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने के लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे। 13 मई और 20 मई को होने वाले मतदान से पहले इंडिया गठबंधन चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकने का काम करेगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी मध्य यूपी के 5वें और 4थे चरण के चुनाव प्रचार में साथ साथ उतरेंगे और करीब आधा दर्जन जगहों पर संयुक्त रूप से जनसभाएं भी करते हुए सियासी माहौल बनाएंगे। फिलहाल कानपुर और कन्नौज का प्लान तैयार किया गया है। राजधानी लखनऊ में भी राहुल गांधी अखिलेश यादव की जनसभाएं और रोड शो करने के कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं। दावा ये भी किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दोनों ही नेताओं की जनसभाओं के साथ साथ प्रदेश में कई जगहों पर रोड शो का प्लान भी तैयार किया जा रहा है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हमेशा हिंसा की गतिविधियां देखी जाती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हिंसा देखा जा रहा है। वही शुभेंदु अधिकारी की आज सभा है। सभा के दौरान बीजेपी के जो ट्रक था, कई जो कार्यकर्ता जा रहे थे उस पर हमला किया गया है। कई गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं और एक ट्रक पे बम से हमला किया गया है और कई कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी की तरफ से हमला किया गया है। वही मुर्शिदाबाद में चुनाव हुआ है। चुनाव के होने के बाद ही हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है। सीपीएम के 5 से 6 घरों को आग के हवाले कर दिया गया, कई घरों को फूंक दिया गया है
आरोप है कि टीएमसी के जो कार्यकर्ता है उन्होंने ये इस घर पे हमला किया है और आग लगाया है। दूसरी तरफ वही कह सकते हैं कि बहरमपुर में जो कांग्रेस के 5 कार्यकर्ता है उनके ऊपर गोलियां चलाई गई है, घायल है, और अधीर रंजन चौधरी जाकर उनके हॉस्पिटल में मुलाकात की है। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है और चौथे चरण का चुनाव है उसके पहले से हिंसा की गतिविधियां शुरू हो चुकी है और जिसको लेकर चुनाव आयोग पूरी तरह से सख्त है और चौथे चरण में किस तरह से हिंसा को रोका जाए इसकी भी पूरी व्यवस्था कर रहा है। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आज जहां एक तरफ काराकाट से भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने नामांकन दाखिल किया, वहीं पटना में पाटलिपुत्र के उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया। पवन सिंह के नामांकन जुलूस में काफी संख्या में उनके फैंस फॉलोवर मौजूद थे और इसके बाद पवन सिंह ने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि वो अपनी मां के कहने पर काराकाट आए हैं और काराकाट से जीत कर ही जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ पटना में रामकृपाल यादव के नामांकन जुलूस में काफी संख्या में दियारा के लोग घोड़े पर होकर सवार होकर आए थे और इसके बाद नामांकन जुलूस के बाद वो पटना के एसके मेमोरियल हॉल में एक आशीर्वाद जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ साथ लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी शामिल हुए। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। भोपाल लोकसभा सीट पर 7 मई को हुई वोटिंग के दौरान भोपाल के जिला पंचायत सदस्य विनय मेहर का नाबालिग बच्चे से वोट डलवाते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो खुद सोशल मीडिया पर विनय मेहर ने अपलोड किया। हालांकि बाद में इसको डिलीट कर लिया जब मामला तूल पकड़ा। कांग्रेस ने इस पूरे वीडियो पर आपत्ति जताई, जिसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी भोपाल कलेक्टर ने इस पूरे मामले में बैरसिया एसडीएम को जांच के आदेश दे दिए हैं और साथ में उन्होंने ट्वीट करके ये लिखा है कि अगर इस पूरे जांच में दोषी पाए गए तो पीठासीन अधिकारी के साथ साथ उक्त शख्स के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। राजस्थान में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के बीच एक बार फिर से सीबीआई की एंट्री हो गई है। दरअसल जल जीवन मिशन से जुड़े मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में पूर्व मंत्री महेश जोशी सहित कई अधिकारी दोषी है और इस पूरे मामले की अब तक जांच ईडी कर रही थी। ईडी और एसीबी की जांच के दौरान कुछ ऐसे तथ्य मिले जिसके बाद इस पूरे मामले की शिकायत को लेकर राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने विपक्ष में रहते हुए सीबीआई की जांच की मांग की थी और उसी के आधार पर सीबीआई ने इस पूरे मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली है। तो कुल मिलाकर सीबीआई का शिकंजा अब राजस्थान में एक बार फिर से कसता नजर आ रहा है और खास बात यह है कि कांग्रेस नेताओं की परेशानियां इससे बढ़ गई है कि जब आचार संहिता के दौरान ही सीबीआई इस तरह के मामले दर्ज कर रही है तो चुनावों के बाद किस तरह से उसके आगे की पूरी एक्शन नजर आएगा। कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को राहत दी है। महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर रखा हुआ है और वहीं उस्मानाबाद जिले का नाम बदलकर धाराशिव रखा हुआ है। इसी फैसले का विरोध करते हुए कुछ स्थानिक लोगों ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की है। कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि नाम में क्या रखा है। बता दें कि नाम बदलने को लेकर महाराष्ट्र सरकार के निर्णय के खिलाफ इन याचिकाओं को दायर किया गया था। इन याचिकाओं में सरकार के फैसले को राजनीति से प्रेरित बताया गया था। सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने यह दावा करते हुए इन अर्जियों का विरोध किया था कि इन स्थानों का नाम किसी राजनीतिक वजह से नहीं बल्कि इनके इतिहास के कारण बदले गए हैं। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि याचिकाओं में दम नहीं है तथा राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं में किसी हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। बता दें कि इन दोनों जिलों के नाम को लेकर महाराष्ट्र में बड़े लंबे समय से सियासत चलती आ रही है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अगुवाई में मंत्रिमंडल ने 2022 में इन दोनों जिलों के नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। कैमरा पर्सन अचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बड़ा कदम उठाया है और अब देखिए 30 से ज्यादा वरिष्ठ कर्मचारियों को टर्मिनेशन लेटर थमा दिया गया है। आपको बता दें कि कल ही एयर इंडिया की बड़ी तादाद में जो कर्मचारी थे उन्होंने सिक लीव ली थी। आपको बता दें कि एयर इंडिया जो है वो विस्तारा को भी अपने में विलय करने की सोच रहा है। ऐसे में जो मौजूदा कर्मचारी हैं उन्हें अपने साथ समानता का अधिकार महसूस नहीं हो रहा है और ये एक बड़ी वजह थी जो विरोध विद्रोह में तब्दील हो गया था। और ये विरोध इस तरीके से हुआ कि सुबह सुबह बड़ी तादाद में जो कर्मचारी थे उन्होंने सिक लीव के बहाने छुट्टी ले ली, जिसकी वजह से 90 से ज्यादा उड़ानें एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की
कैंसिल करनी पड़ी। अब एयर इंडिया एक्सप्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। जिस तरीके से ये अनुशासनहीनता हुई है उसका हवाला दिया है एयर इंडिया ने और कहा है कि इस अनुशासनहीनता के जो स्वरूप है वो ये है कि आपको टर्मिनेट किया जा रहा है, यानी आपकी सर्विसेज अब पूरी तरीके से खत्म की जा रही है। कैमरामैन साहिल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। कल यानी कि 10 मई से आगामी 4 धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। कपाट खुलने की प्रक्रिया सुबह प्रातः 6 बजे से हो जाएगी। इसके तहत प्रवेश द्वार 4 धाम के ऋषिकेश में आज शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 135 बसों को हरी झंडी दिखाकर 4 धाम यात्रा के लिए रवाना कर दिया है। 2024 की 4 धाम यात्रा के तहत कल 10 मई को केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट विधि विधान से दर्शन के लिए खुल जाएंगे, जबकि बद्रीनाथ के कपाट 12 मई प्रातः खोले जाएंगे। 6 माह तक चलने वाली इस विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा की चाक चौबंद व्यवस्थाओं के लिए सरकार प्रतिबद्ध होने की बात कर रही है। पिछले वर्ष से अधिक यात्रियों के आने के कयास भी जुटाए जा रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए पहले 15 दिनों तक VIP दर्शन पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अलावा सूबे के मुख्यमंत्री डॉक्टर के आगामी लगातार 4 धाम यात्रा की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। अमित रतूड़ी, न्यूज़ 24, ऋषिकेश। घर में छिपे आतंकियों का कैसे काल बनते हैं हमारे बहादुर जवान। ये आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर जो PSIs हैं उन्हें भारतीय सेना की ओर से ये ट्रेन किया जा रहा है कि अगर आतंकी किसी घर में छिपे हुए हैं तो कैसे रूम इंटरवेंशन आपने करनी है और कैसे पलक झपकते ही आपने आतंकियों का काम तमाम करना है। क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड सिचुएशन ऐसी होती है कि आतंकी जो है किसी घर में चले जाते हैं, घर वालों को बंधक बना लेते हैं। ऐसे में जो हमारे बहादुर जवान होते हैं उनकी प्राथमिकता होती है कि घर वालों को सुरक्षित बाहर निकालना, उसके बाद जितने भी आतंकी घर में छिपे होते हैं उनका चुन चुन कर काम तमाम करना। ये आप देखिए कि कैसे यहाँ पर जो बड़ी पेयर है, यानी एक जवान आगे चल रहा है, दूसरों से कवर फायर दे रहा है और लगातार फायरिंग होती है। यही ग्राउंड सिचुएशन होती है जब जवान किसी भी जगह पर घर में छिपे आतंकियों का काम तमाम करने जाते हैं। ये आप जवानों को देखिए, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे भारतीय सेना की ओर से इन PSIs को ट्रेन किया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर ये बहादुर जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर बन सके आतंकियों का काल। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भद्रवाह। देश के कई राज्यों में इस वक्त गर्मी अपने चरम पर है, साथ ही साथ कई राज्यों में लू के थपेड़े भी दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग के मुताबिक जिस तरीके से इस वक्त गर्मी पड़ रही है, आशंका ये जताई जा रही है कि आने वाले समय में पारा और चढ़ेगा। लेकिन फिलहाल फौरी राहत भी मिल सकती है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच कर रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश हो सकती है। साथ ही साथ जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी टेम्परेचर में गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन ये फिलहाल फौरी राहत होगी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में अनलिनो का इफेक्ट जो है वो दिखाई पड़ सकता है, गर्मी और बढ़ सकती है। खासकर बात करें दिल्ली NCR समेत उत्तर प्रदेश, राजस्थान की, तो वहां पर गर्मी काफी ज्यादा बढ़ी है। हालांकि दिल्ली NCR में हीट वेव कंडीशन नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन राजस्थान और उत्तर प्रदेश में काफी ज्यादा गर्मी है और हीट वेव कंडीशन भी दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में मौसम विभाग का ये कहना है कि अभी गर्मी से कोई निजात नहीं मिलेगी, लेकिन फौरी राहत जरूर मिल सकती है। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में गो तस्करी का अनोखा मामला सामने आया है। गो तस्करों ने अब गायों की तस्करी के लिए एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली थी कि जम्मू पठानकोट हाईवे पर एक एम्बुलेंस के जरिए गायों की तस्करी की जा रही है। पुलिस के जवान जब कठुआ जिले में नाके में इस एम्बुलेंस को रुकने का इशारा करते हैं, जो एम्बुलेंस का चालक है वो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे बहादुर जवान एम्बुलेंस को रोकते हैं, लेकिन चालक फरार हो जाता है। जब उस दरवाजे को खोला जाता है, यानी जब एम्बुलेंस के दरवाजे को खोला जाता है, पुलिस भी दंग रह जाती है। वहां पर गायों को भरा गया था। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, जम्मू।